सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीएआर के संबंध में प्रश्नोत्तरी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एपीएआर, जिसे हम एसीआर भी बोलते हैं, वो ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुकी है। ये तो बात हम सभी जानते हैं। साथ ही इसके संबंध में दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो जारी किया था कि एपीआर कैसे भरनी है, एसीआर आपको किस प्रकार भरनी है, उसके लिए पार्ट 1 क्या रहेगा, पार्ट 2 क्या रहेगा, इसके संबंध में मैंने वीडियो जारी कर दिया है। फिलहाल आज की बात करें तो आज कुछ प्रश्नोत्तरी हम तैयार की है, उसके संबंध में बात करेंगे कि एपीआर की अब जो आपको भरनी है वो अगले वर्ष से ऑनलाइन ही रहेगी। यानी इस वर्ष से अगले वर्ष तक आपने ऑफलाइन भरी है, लेकिन अब से ये ऑनलाइन ही भरी जाएगी। बात करें क्वेश्चन आंसर की तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ, मेरे पास समय के विद्यालय जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी 03 पावर बी है, मैं रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे, मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। तो इसका आंसर होगा कि आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 माह के सुपरविजन की सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अपने अधीन की गई उनके अधीन की गई अवधि के अनुसार उनका चयन करें। यानी अगर कोई व्याख्याता है और उसके पास 03 पावर भी है तो उनका रिपोर्टिंग अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा और उनके अधीन न्यूनतम 3 माह की सुपरविजन की सेवा की शर्त भी शामिल है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद है वो रिक्त है, प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है लेकिन उनके पास 03 पावर नहीं है, यानी आहरण वितरण अधिकारी वो नहीं है। इस परिस्थिति में मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। तो आंसर आता है कि आपके रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी यानी 03 पावर है। अर्थात कहने का अर्थ यही है, आपका आहरण वितरण अधिकारी है वही आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। यानी अगर जिसके पास 03 पावर है वही आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा। इसी प्रकार क्या राजपत्रित अधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी किसी का रिपोर्टिंग व रिव्यूइंग अधिकारी हो सकता है। तो आंसर आता है नहीं, निदेशालय के परिपत्र 23 नवंबर 2020 के तहत निर्धारित चैनल के अनुसार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में 3/9/2020 को शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया है, मैं एपीआर प्रपत्र 1 जुलाई 2020 से 2/9/2020 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार करूंगा। तो यानी अर्थात ये जो हमारा एपीआर भरा जा रहा है वर्तमान में वो 1 जुलाई 2020 से 31 जून 2021 तक भरा जा रहा है, लेकिन इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 3/9/2020 है और ये 2/9/2020 तक का विवरण देना चाहते हैं। तो इसके संबंध में उत्तर आता है कि आप एपीआर में 1 जुलाई 2020 से 2/9/2020 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था ऑप्शन का चयन करेंगे। यानी उसमें कई तरह के ऑप्शन आते हैं कि एपीआर भरी जानी है या लोक सेवक सेवा में नहीं था, तो इस ऑप्शन का आपको चयन करना है। उक्त प्रविष्टि संबंधी सीबीओ लॉगिन से वेरीफाई भी की जानी है। इसी प्रकार मैंने दिनांक 1/2 यानी 1 फरवरी 2021 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया है, मेरे रिपोर्टिंग व रिव्यूइंग अधिकारी अलग अलग होंगे क्या। तो यहाँ पे आंसर आता है दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी अलग अलग प्रधानाचार्य होंगे जिनके अधीन आपने सेवा की है, एवं रिव्यूइंग अधिकारी एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार होंगे जो 23 नवंबर 2020 के दिशा निर्देश में बता दिया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज है, क्या उन्हें रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है। तो आंसर है नहीं। अगर द्वितीय श्रेणी का कोई अध्यापक है और उसके पास प्रधानाचार्य का चार्ज है तो वो रिपोर्टिंग अधिकारी नहीं हो सकता। रिपोर्टिंग अधिकारी सिर्फ और सिर्फ वही है जो जिसके पास 03 पावर है। मेरे रिपोर्टिंग व रिव्यूइंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो उत्तर है संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन एवं शाला दर्पण पर आधार वेरिफिकेशन होना भी आवश्यक है, इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। यानी अगर हम एपीआर भर रहे हैं और हमारा रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो जो हमारा रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी है उनसे हमें संपर्क करना होगा और उनसे पूछना होगा कि आपका आधार वेरिफिकेशन है या नहीं है, आप स्टाफ विंडो पे रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर ये नहीं है तो उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि मैं एक सीबीओ के रूप में कार्यरत हूँ, सीबीओ का पद रिक्त होने से मेरे पास सीबीओ का दायित्व है यानी अतिरिक्त चार्ज भी है, मैं लोक सेवक से प्राप्त एपीआर को अग्रिम प्रेषण किस रूप में करूंगा। तो आंसर है कि आप लोक सेवक द्वारा प्रेषित एपीआर में अपनी टिप्पणी अंकित करने के उपरांत नीचे दिए गए कॉलम क्या प्रतिवेदक या समीक्षा अवधि में धारित पद व वर्तमान पद में अंतर है का चयन कर उसमें सीबीओ अंकित कर ई साइन उपरांत प्रेषित करेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है मैं दिनांक 1 जुलाई 2020 से 1/10/2020 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था,
मैंने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 2/10/2020 को व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया है। यानी यहाँ तक 1 अक्टूबर 2020 तक तो ये द्वितीय श्रेणी का था और 2 अक्टूबर को उन्होंने व्याख्याता के पद के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया है। तो मैं एपीआर भरते समय लोक सेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करूंगा? तो यहाँ आंसर है कि एपीआर वर्ष के अंतिम पद का चयन लोक सेवक प्रकार में करना होता है। आपके समझ में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता का पद का चयन करना होगा। यानी आप अंतिम रूप में व्याख्याता थे तो व्याख्याता का आपको चयन करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूँ, मैं अपने शाला दर्पण लॉगिन से लोक सेवक के प्राप्त एपीआर कैसे फॉरवर्ड करूंगा? तो उत्तर है कि आप लोक सेवक से प्राप्त जो एपीआर है अपनी टिप्पणी अंकित करने के पश्चात सबमिट करें एवं ई साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में 3 अक्टूबर 2020 को कार्य ग्रहण किया है। मैंने 1 जुलाई 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक एपीआर की प्रविष्टि कॉलम में राजकीय सेवा में नहीं था एवं 3/10/2020 से 30/6/2021 तक एपीआर की प्रविष्टि की जानी का चयन कर रिपोर्टिंग अधिकारी को अग्रेषित कर दिया था। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मेरे विवरण का सत्यापन कर दिया गया है, उसके उपरांत भी एपीआर नहीं भरी जा रही, तो क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर है 1 जुलाई 2020 से 2/10/2020 तक की अवधि का राजकीय सेवा में नहीं होने का सत्यापन सीबीओ लॉगिन कार्यालय से लॉगिन होने के उपरांत ही भरा जा सकेगा। अगला आता है कि मैं संस्था प्रधान के रूप में शाला दर्प के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हूं? तो आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5, 8 और 10 का परिणाम ऑल का चयन कर कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधित स्ट्रीम का चयन कर भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूं, लोक सेवक द्वारा प्रेषित एपीआर में अपने लॉगिन पर किस टैब में देख सकता हूं? तो आप अपने स्टाफ विंडो में एपीआर टैब में रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट में जाकर देख सकते हैं। यानी कोई रिपोर्टिंग अधिकारी है वो एपीआर जो लोक सेवक प्रस्तुत कर रहा है उसकी एपीआर कैसे देख सकता है? तो उनको अपने स्टाफ विंडो में जाकर देख सकता है। इसी प्रकार मैं अपना एपीआर स्टेटस कैसे देख सकता हूं? तो आप अपने स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में जाकर एपीआर स्टेटस कॉलम में जाकर एपीआर की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं कि वो किस स्थिति में है, वह आपके रिव्यूइंग अधिकारी के पास है या रिपोर्टिंग अधिकारी के पास है या आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं अपने रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी के रूप में किसका चयन करूंगा? तो यहाँ पे आपको उक्त का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप सेवानिवृत्ति ऑप्शन का चयन करते हुए उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्ति वाले अधिकारी की जगह वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का चयन करें। अगला क्वेश्चन आता है कि मैंने अपने एपीआर में रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग अवधि, रिजल्ट, अन्य विवरण गलत भर दिया है, मैं अब उसे किस प्रकार डिलीट या रिजेक्ट करवा सकता हूं? तो आप अपना एपीआर प्रतिवेदन यथोचित कारण सहित प्रार्थना पत्र निमंत्रण अधिकारी यानी जो आपका नियंत्रण अधिकारी है उसको अग्रेषित करवाकर सीबीओ और सीडीओ लॉगिन से डिलीट करवा सकते हैं। उक्त कार्य प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हूँ एवं वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हूँ, क्या मुझे अपनी एपीआर ऑनलाइन भरनी है? तो नहीं, आप अपनी एपीआर पूर्व की बात ऑफलाइन ही भेजें। अगला है मॉड्यूल में प्रविष्टियां कौन से फॉन्ट में की जानी है? तो इंग्लिश या मंगल यूनिकोड फॉन्ट में आपको प्रविष्टि करनी है। अगला, मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप में सीडीओ का चयन करना चाहता हूँ जिनके पास जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का भी प्रभार है। सीडीओ के रूप में सर्च करते समय उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो उत्तर है कि मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होंगे। आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के रूप में सर्च करके ऑप्शन का चयन करना होगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्नत उप निदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है, क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हें भेजना है? तो उत्तर है जिसके सुपरविजन में न्यूनतम 3 माह की सेवा की है उसे ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है, चाहे पद नाम परिवर्तित हो गया हो। तो साथियों ये थे कुछ फैक्ट यानी क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में चल रहे होंगे, उसके सामने में मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही अगर आपने एपीआर अभी तक नहीं भरी है, कैसे भरनी है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, साथ ही उसके संबंध में जो नवीन आदेश है उस वीडियो के लास्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।